ठाणे देशज मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम कलवा मुंब्रा विधानसभा 2024 निवडणुकी के लिए जनाब हरदिल अजीज नजीबुल्ला सर के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में उपस्थित हैं राजू अंसारी साहब, जो किसी मुद्दे को लेकर, जो आज मुंब्रा कलवा के लोगों की क्या क्या परिस्थिति और क्या क्या परेशानी है, उस मुद्दे पे हम आए हैं यहाँ पर सवालों का एक अंबार लेकर। और राजू अंसारी साहब मुद्दों को किस तरीके से हमें बताते हैं और किस तरीके से क्लियर करते हैं। तो राजू अंसारी साहब, आपका ठाणे देशज मीडिया नेटवर्क में हम खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहेंगे आज 2024 के इस विधानसभा को लेकर? सबसे पहले तो मैं थाने दहशत की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप मेरे तासुरात लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और हमारे को हमारा बी फॉर्म मिल चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 28 तारीख को हम लोग नजीब सुलेमान मुल्ला साहब का फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। हम मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे, हम जात पात के ऊपर, धर्म के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर हम इलेक्शन लड़ने वाले नहीं हैं। हम एक ही बात कहेंगे कि आज हमने पिछले 15 सालों से हमने एक विधायक को चुन करके दिया। 2009 में मैं उनके साथ में रहा, 2014 में मैं उनके साथ में रहा, 2019 में मैं उनके साथ में नहीं रहा, 2014 से मैं उनके साथ थोड़ा सा मेरी दूरियां बढ़ गई और मैं अलग थलग होकर के काम करने लगा। थोड़े से पॉलिसी डिसीजन थे, थोड़े से कुछ मनमुटाव था, कुछ थोड़े से हमारे वैचारिक मतभेद थे, जिसको लेकर के मैं उनके खिलाफ हुआ और आज भी उनके खिलाफ हूँ मैं। हमारा मसला सिर्फ इतना है कि ये शहर जो है, इस शहर को हमने अपने बचपन से बढ़ते और पनपते हुए देखा है। किस तरीके से शहर जब 5000 की आबादी हुआ करती थी तब मैं यहाँ पर रहा करता था। 1984 में मेरा यहाँ पर मुंब्रा में मेरा आगमन हुआ और हम यहाँ पर 1984 से यहाँ पर रह रहे हैं। तब ऐसा था कि हमारे जितने भी नगर सेवक हुआ करते, चाहे वो नईम खान साहब हों, चाहे वो सुभाष बुर साहब हों, चाहे वो राजन किने साहब हो, चाहे मेरे वालिद साहब रहे हों, इन लोगों ने मिल करके मुंब्रा कौसा के लिए बहुत खून और पसीना बहाया और कोशिश ये कि मुंब्रा कौसा में अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका अच्छा सेटअप हो, अच्छा बिल्डअप हो जाए उसका। और उसी के साथ में मुंब्रा कौसा में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, वो हमारे जो जनता है, जनता को मिलना चाहिए। जिसके लिए हमने एक सपना देखा था कि हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पहले चौपन बेलापुर हुआ करती थी। फिर ऐसा हुआ कि 2008 के डेलिमिनेशन ऑफ महाराष्ट्र असेंबली सीट्स में हमारी सीट एक अलग से बन करके 149 मुंब्रा कलवा बन करके आई है। बहुत छोटी सी सीट थी, भारतगढ़ से शुरू होती है और कलवा के शिवाजी चौक पर आकर के खत्म हो जाती है। तकरीबन उस टाइम 3.5 लाख के आसपास वोटर हुआ करते थे। 42% हमारे यहाँ पे उस वक्त में मुसलमानों की आबादी थी वोट के अंदर। हम कोशिश कर रहे थे कि अच्छा हमको कैंडिडेट मिले। हमने पहले नजीब मुल्ला साहब का ही नाम डाला था, मगर नजीब मुल्ला साहब ने बोला नहीं, मैं भी यंग हूँ और हमारे जो बॉस हैं, उनके जो बॉस थे या उनके जो साथ में उनके राजनीति करते थे, जितेंद्र सतीश अवार्ड साहब, उनको हम लोगों ने आगे किया और उनको यहाँ पर इलेक्शन लड़ाया। इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद में हमने कोशिश ये की कि मुंब्रा कौसा में जो भी बेसिक एमिनिटीज़ है, देखो कैसा है कि जब हम इलेक्शन में किसी को लड़ाते हैं तो हमारा पहला मुद्दा ये होता है, क्योंकि मैं खुद नगर सेवक, हमारे घर के अंदर 25 साल से नगर सेवक हैं, तो बेसिक मुद्दा उनका ये होता है कि वाटर मीटर गटर, हमारे यहाँ पे अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और अच्छा आरोग्य होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। तो इसके लिए हम तत्पर थे कि हमारे यहाँ अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल बन जाए, अच्छी से अच्छी स्कूल बन जाए। हमारे यहाँ मुंब्रा में बड़ा मसला जो था वो पानी को लेकर के था। आज आप देख रहे हैं कि जब 2009 में हमारे मुंब्रा कौसा के अंदर जो पानी का अभाव था, उस वक्त में 35 ml पानी आया करता था। हमने इनके पीछे बहुत लगे और बहुत बोले कि नहीं भाई, हमारे को पानी की बढ़ाने की ज़रूरत है। पर पिछले 15 सालों के अंदर मुंब्रा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 ml पानी बढ़ा, 35 का 51 ml हो गया। मगर हमारे ही इसी सीट को लग करके बाजू में कल्याण ग्रामीण की सीट है, 144 कल्याण ग्रामीण, जिसके अंदर दीवा का भाग आता है। उस दीवा शहर को उस वक्त सिर्फ 9 ml पानी आया करता था और उस सीट के ऊपर पिछले 15 सालों में 3 अलग अलग आमदार चुन के गए। सबसे पहले वहाँ पर रमेश रतन पाटिल साहब गए, फिर उसके बाद में सुभाष गनु भोईर साहब गए, फिर उसके बाद में वापस हमारे राजू पाटिल साहब आए अभी। तो 3 अलग अलग आमदार होने के बावजूद, और बहुत छोटे हैं वो ये नहीं कहते कि हम नेशनल लीडर हैं, हम बहुत बड़े लीडर हैं, मगर उन्होंने दीवा की जो 9 ml पानी आता था उसको बढ़ा करके उन्होंने 41.5 ml कर दिया। तो हमें ये तवक्को थी इनसे कि एक नेशनल लीडर, ये अपने आप को कहते हैं कि मैं देश का बहुत बड़ा लीडर हूँ। तो एक कहावत है ना कि चिराग तले अंधेरा। आज ये हाल है कि दीवा के लोगों को पानी ज़्यादा मिल रहा है, जबकि वहाँ की आबादी 2.5 लाख के आसपास है एज पर सेंसस, और हमारी आबादी तकरीबन 6.5-7 लाख की आबादी होने के बावजूद हमें सिर्फ 51 ml पानी मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी खामियां हैं। उसी के साथ में हमारे मुंब्रा कौसा के अंदर आपको मैं एक बात बता दूं, मैं जैसे मैंने कल भी मेरे एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि 26 नवंबर 2019 को उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर बन करके आए इस स्टेट के अंदर। एक नई
अलग अलग पार्टियों का एक मिला हो गया, पोस्ट पोल अलायंस होने के बाद में एक अघाड़ी बनी, उसका नाम था महाविकास अघाड़ी। और इस महाविकास अघाड़ी के वो सीएम बने और हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब उस वक्त के हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं। तकरीबन 2.5 साल का वो वक्फा गुजरा। उस 2.5 साल के वक्फे के अंदर हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के बावजूद उनको फिक्र थी कमाटीपुरा की, उनको फिक्र थी जोगेश्वरी की, उनको फिक्र थी रमाबाई कॉलोनी की। मगर अगर वो चाहते तो मुमरा में आज जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स है, जिसके जो जर्जर इमारत है, जिसके ऊपर तलवार लटकी हुई है, कभी भी वो खाली की जाती है, कभी भी उसको सील कर दिया जाता है और बहुत सारे लोग जो है बेघर हो जाते हैं। तो उन्हें यहाँ पे कोई अच्छी स्कीम ला करके, चाहे वो SRA हो, SRD हो, क्लस्टर हो, या कोई भी हमारे रिपेयर बोर्ड की तरफ से, जैसे बंबई के अंदर आप रिपेयर बोर्ड देखते हैं कि 50% ऑफ द कॉस्ट जो होता है रिपेयरिंग का वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे कुछ लाने की जरूरत थी, वो नहीं कर पाए। उसी तरीके से जो टोरेंट का मसला है, आपको बता दूं कि टोरेंट का जो वर्क ऑर्डर दिया गया है वो MVA की सरकार के अंदर 20 फरवरी 2020 को दिया गया है, इनके मंत्री बनने के 2.5 से 3 महीने के बाद में। तो आप एक बात को देखिए, आप गूगल सर्च कीजिए, इस टोरेंट कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम है सुधीर मेहता और समीर मेहता। ये 2 भाई हैं, एक CEO हैं और एक MD हैं। इन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए NCP शरद पवार को, NCP SP जिसे कहते हैं, उसको कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसा दिया आप जाकर के देखिए। तकरीबन 25 करोड़ रुपए उन्होंने वाइड दिया उनको। और उसके बाद में अंडर द टेबल जो हमें मालूमात मिली है उस वक्त में 2020 में तकरीबन 35 करोड़ रुपया हमारे मिस्टर 10% ने लिया। और आज भी 4 साल हो गए इस टोरेंट को आकर के यहाँ पे 20 लाख रुपया महीना उनको पगार जा रही है वहाँ पे, 20 लाख रुपया महीना। और वहाँ पर जो मेंटेनेंस के जो टेंडर होते हैं, चाहे वो बिल बांटने का टेंडर हो, चाहे वो केबल का टेंडर हो, चाहे वो मेंटेनेंस का टेंडर हो, चाहे वो कुछ छोटे मोटे काम करने का टेंडर हो, जंपर बांधने का हो या बंच कंडक्टर का टेंडर हो, वो इन्हीं के आदमियों ने लिया है। और इन्हीं के ही सारे आदमी NCP SP के जो कार्यकर्ता हैं, जो पोस्ट होल्डर है, वो वहां पर पगार पर काम कर रहे हैं। तो ये मुमरा के लोगों को समझने की जरूरत है। आज टोरेंट का हाल ये है कि गरीबों के घर से वो पैसा छीन करके ले जा रहा है। जैसे आज से 150 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे गरीबों के ऊपर जो जुल्म ढाया था, वही जुल्म ढाने का काम जो है वो टोरेंट कंपनी कर रही है। तो ये सब हमारे मुमरा के लोगों को सोचने की जरूरत है। हमारे मुमरा के अंदर देखो, आपको एक मैं बात बताता हूँ कि हमारी जो महानगर पालिका है उसका बजट बहुत छोटा होता है, तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास का बजट है ये साल का। इससे पहले तो 4,000 का था, 3,500 का था। पिछले 15 साल में 2,500 से हमने चालू किया और आज वो 4,000 तक 5,000 तक पहुंचा है। मगर हमने एक नुमाइंदा चुन के दिया था जो स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करता है और वो स्टेट गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 28 राज्य हैं और एक सेंट्रल स्टेट है जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं हम लोग, जिसका अभी स्टेटहुड पूरा मिला नहीं है, और एक दिल्ली है। ये 2 अगर छोड़ दो 27 स्टेट है। पूरे इन 29 स्टेट को आप मिलाकर देखें तो सबसे बड़ा बजट जो है वो हमारे महाराष्ट्र की स्टेट का है, 6 लाख करोड़ का। तो हमने आपको इसके लिए चुन के दिया था कि इस 6 लाख करोड़ के अंदर से आप एक कटोरा डालते और उठा करके 1,000 करोड़ रुपए सालाना, 500 करोड़ रुपए सालाना ला करके मुमरा कौसा के डेवलपमेंट करते, चाहे वो फ्लाईओवर को लेकर के हो, चाहे वो पानी की टांकी को लेकर के हो, चाहे वो हॉकर्स प्लाजा को लेकर के। आज आप देख रहे हैं कि मुमरा कौसा के अंदर तकरीबन 4,000 हॉकर्स जो हैं वो रस्ते के ऊपर बैठ करके धंधा पानी कर रहे हैं, अपना रोजगार कमाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ऊपर भी तलवार लटकी है। कभी भी महानगर पालिका के जो लोग हैं वो आते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उनका सामान जब्त करते हैं और उल्टा उनके ऊपर केस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी जेल जाना पड़ता है, कभी लॉकअप में जाना पड़ता है, उनको अपनी बेल करानी पड़ती है। तो बेचारे गरीब लोग हैं जो डेली कुआं खोदते हैं और डेली पानी पीते हैं, उनके लिए कभी आपने सोचा नहीं। आज हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे मजहब को लेकर के है, वो है कब्रिस्तान का मुद्दा। इसी कब्रिस्तान को लेकर के जब हम पहली मरतबा मित्तल साहब के घर ऑफिस पर गए थे, मित्तल चैम्बर्स के अंदर, तब मुझे आज भी याद है बराबर 2011 या 12 की बात है। मैं, नजीमुल्लाह साहब, आव्हाड साहब और साथ में उनका एक कार्यकर्ता है अमित जयसिंह सरैया, ये 4 लोग हम लोग गए थे उनके पास। उसने कहा था कि साहब, हमसे कहा था कि अगर जितेंद्र आव्हाड साहब ऊपर आएंगे तो मैं मीटिंग नहीं करूंगा। फिर हमने और नजीमुल्लाह साहब ने बैठ के उनसे बात की और कहा कि नहीं, आपको हमारे को कब्रिस्तान के लिए जमीन देनी पड़ेगी। हमने महासभा के अंदर ठहराव किया, 37 का मॉडिफिकेशन किया और करके हमने उस कब्रिस्तान की जमीन को सर्वे नंबर 107, 109, 111 से मिलाकर के कुछ 5 एकड़ का वो कब्रिस्तान था, जिसकी हमने मांगनी की और वो मंजूर करवा के लिए हमने हमारे जनरल बॉडी के अंदर, फिर हमने उसको भेजा UD के अंदर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, वहां से हमने उसको मंजूर करवा के लिया। उसके बाद में ये हुआ कि उस बिल्डर के साथ में इनका क्या सांठगांठ हुई हमें नहीं मालूम है, इन्होंने सौदा कर लिया। उस कब्रिस्तान की जमीन को उठा करके बिल्डरों को बेच दिया गया और जो स्लाउटर हाउस की जमीन थी उसके ऊपर कब्रिस्तान को लाके डाला गया। और उस वक्त के हमारे जो उस वक्त का जो DPR है, डिटेल
प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके अंदर साफ तौर पे महानगर पालिका ने कहा था, आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। हनीफ कामदार साहब ने कई मरतबा उसको दिखाया है। APCR जो कमेटी जो कोर्ट में गई थी, उन्होंने दिखाया है कि महानगर पालिका ने उसमें साफ कहा था कि जमीन दलदली, यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं बन सकता है। उसके बावजूद उन्होंने वहां पर कब्रिस्तान को बनवाने की कोशिश की, और उस कब्रिस्तान की जमीन महानगर पालिका ने देने के बावजूद और उसका पैसा देने के बावजूद तकरीबन 17 करोड़ रुपए महानगर पालिका ने उसके बनाने के लिए, चाहे उसको मट्टी की भरनी करनी हो, चाहे उसका बाउंड्री वर्क करना हो, उसके लिए 17 करोड़ रुपया दिया। आज आप देख सकते हैं उस कब्रिस्तान का हाल क्या है। आज पूरे मुमरा कौसा के लोग जो हैं वो उस कब्रिस्तान से तरसे, भले 6000 वहां पे तदफीन हो चुकी हैं, मगर कोई मुतमईन नहीं है उधर से, हर आदमी उधर से नाराज है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर हमारे जो माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब है वो फेल हो गए हैं। हम आपको एक बात बता दूं कि हमारे मुमरा कौसा के अंदर रीमॉडलिंग एक प्रोजेक्ट आया, उस वक्त में हमारे ही माननीय अवार्ड साहब ने कहा था, उस टाइम वो सरकार में थे और उस टाइम पे वो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे। 2013 से लेकर 2014 तक तकरीबन 6 से 8 महीने का वक्फा उनका गुजरा। उस टाइम पे वो मिनिस्टर थे। कौन से मिनिस्टर थे? मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे। अगर वो चाहते तो उस वक्त में हमारी जो JNNURM है, जवाहरलाल नेहरू नागरी अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसके माध्यम वो करा सकते थे, उन्होंने नहीं कराया। उसके बाद में सरकार चेंज हुई 2014 में और बीजेपी गठबंधन की सरकार आई, तो उन्होंने JNNURM को चेंज करके नरेंद्र मोदी जी ने उसको अमृत योजना कर दिया, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके माध्यम उन्होंने मांगनी की, नहीं कर पाए। तब हमने उनसे कहा साहब आप रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। और हमने महानगर पालिका के पैसे से उसका टेंडर निकाला और टेंडर निकाल के 212 करोड़, जिसके अंदर कुछ 38 करोड़ रुपया कलवा के लिए था, वो 40 करोड़ रुपया जो है वो दीवा के लिए था, और तकरीबन 138 करोड़ रुपया 132 करोड़ रुपया हमारे मुमरा कौसा के लिए था। सब मिलाकर हमने टेंडर निकाला और महानगर पालिका ने पैसा दिया। मगर क्या हुआ कि ये अपना 10% लेकर के, मिस्टर 10% जो है 10% लेकर के हट गए, और वो सारा काम जो है आज ज्यों के तो धरा पड़ा। 4 साल हो गए आज उसका वर्क ऑर्डर दे करके। 4 साल में अगर हम चाहते तो आज हमारे मुमरा का तकरीबन 7 से 8 टांकियों का प्रस्ताव था। ESR जिसे कहते हैं, एलिवेटेड स्ट्रक्चर रिजर्वायर, मुमरा में 2 ही जगह पर है। एक मेरे वालिद साहब ने बनाया था भारत के बाजू में, और एक हमारे सुभाष गोयल या राजन किने साहब ने बनाया था एक कंपनी के ऊपर। 4 टांकी हमारे पास, 2 टांकी यहाँ पर है और 2 टांकी यहाँ पर है। उसी तरीके से हमने 8 टांकी प्रपोज की थी। अगर ये चाहते हैं तो मुमरा कौसा में 8 टांकी बन सकती थी। अगर ये टांकी बन जाती तो मैं ये समझता हूँ कि मुमरा कौसा में, मैं ये नहीं बोलता कि 100% पानी का सॉल्यूशन हो जाता था, मगर कुछ ना कुछ लोगों को राहत मिलती थी। नहीं करा पाए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं अभी तुमको क्या बोला, आज आप देखिए मुमरा कौसा के अंदर मुमरा स्टेशन से लेके भारत सिर्फ 3.5 किलोमीटर का पट्टा है। इस 3.5 किलोमीटर के पट्टे को क्रॉस करने के लिए तकरीबन लोगों को आधे से 1 घंटा लगता है, 40 मिनट लगता है, 50 मिनट लगता है, 1 घंटा लगता है। क्या 3 किलोमीटर 1 घंटा लगने की जरूरत है? आज ये हमारा रोड NHAI का है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोड है ये। तो हमें होना चाहिए था कि इसके ऊपर हम लोग इसको स्मूथ, इसका ट्रैफिक सोल्यूशन होना चाहिए था। इसके ऊपर कोई हॉकर्स नहीं लगने चाहिए, और हॉकर्स का एक प्लाजा बना के उनको कहीं ना कहीं विस्थापित लोगों को बैठाना चाहिए था। ये नहीं कर पाया। आज 8000 रिक्शा मुमरा में अप्लाई कर रही है, जिसमें से 3000 रिक्शा जो है वो परमिट की है, 5000 रिक्शा जो बिना परमिट के लोग चला रहे हैं। गरीब है बेचारे, उनके पास नहीं है पैसा इतना कि वो नई रिक्शा खरीद सके। तो जो रिजेक्टेड रिक्शा होती है, जो 15 साल के बाद उनका परमिट खत्म हो जाता है, उसके ऊपर परमिट नहीं चढ़ता है, वो रिक्शा, वो सेकंड हैंड रिक्शा कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं 20,000, 25,000, 50,000 में, और उस रिक्शा को मुमरा में अप्लाई करते हैं, उससे अपना रोजगार चलाते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि मुमरा के रिक्शा ड्राइवर जो है, 8000 रिक्शा मतलब एक रिक्शा पे अगर 2 ड्राइवर चलाए तो 16,000 रिक्शा ड्राइवर है। तो इन 16,000 रिक्शा ड्राइवरों के लिए हमें कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए थी। जो गरीब है उनके लिए कोई ना कहीं हमारे को मेडिकल एड होनी चाहिए थे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एड्स होनी चाहिए थे। आज तक इन्होंने कभी पूछा हम 16,000 रिक्शा ड्राइवरों के बारे में? कभी नहीं सोचा। जब लॉकडाउन लगा तो हमारे जो CM है उन्होंने सोचा, और उन्होंने मुमरा कौसा के तमाम रिक्शा ड्राइवरों को अपनी तरफ से राशन की किट बांटी, पैसे बांटे, जो उनसे हो सका उन्होंने किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसी थाने महानगर पालिका में हम भी रहते हैं और बहुत सारे दूसरे आमदार भी हैं। तकरीबन 5.5 आमदार यहाँ पर है। आप प्रताप सरनाइक साहब का वार्ड देख लीजिए, आप संजय केलकर साहब का वार्ड देख लीजिए, आप एकनाथ जी शिंदे साहब का वार्ड देख लीजिए, या बाजू में आप चले जाए नवी मुंबई के अंदर, वहाँ आप हमारे गणेश नाइक साहब का वार्ड देख लीजिए, या एरोली के अंदर हमारे संदीप नाइक साहब का वार्ड देख लीजिए। वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं, और मूलभूत सुविधाओं से उठ करके वहाँ पर लोग गार्डन दे रहे हैं, प्लेग्राउंड दे रहे हैं, आपको जिम दे रहे हैं, आपको 18 होल का गोल्फ कोर्स दिया भी उन्होंने। आपने देखा अभी CM साहब ने आकर के ओपनिंग की थी, 18 होल का गोल्फ कोर्स दिया। एक ही 2 बाजू में महानगर पालिका, एक जगह पर आप देखेंगे थाना में और नवी मुंबई के अंदर बेसिक कम्युनिटीज के साथ में लोगों को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है। कहीं उनको जिम दिया जा रहा है, कहीं स्विमिंग पूल दिया जा रहा है, कहीं कुछ दिया जा रहा है, कहीं कुछ दिया जा रहा है, और हम आज भी सिर्फ वाटर मीटर और गटर के लिए तरस रहे हैं। तो ये क्या हमारे आमदार साहब का फेलियर नहीं है? और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी एक मंशा थी कि कैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रूक, हमें हमारा आमदार चुन करके लाना पड़ेगा। और ऐसा आमदार हमें चाहिए जो जात पात से परे होकर के
जात पात से ऊपर उठ करके सर्वधर्म संभव में विश्वास रखते हुए, अनेकता में एकता में विश्वास रखते हुए सारे समाज के लोगों को, सारे मजहब के लोगों को लेकर के हमारे कलवा और मुमरा का डेवलपमेंट करें, जिसके लिए सबसे पहले लब्बैक कहा हमारे कलवा के हिंदू भाइयों ने, चाहे वो आगरी समाज के हों, चाहे वो कोली समाज के हो, चाहे वो हमारे हिंदू भैया हों, उन सब लोगों ने मिल करके हमारे साथ में लब्बैक कहा। और आज ये हाल है कलवा के अंदर कि कलवा में मैं ये समझता हूं कि हम कम से कम 10 से 12 हज़ार की लीड लेकर के कलवा से आने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूं कि यही जो चीज़ है ये हमारे मुमरा के अंदर भी होनी चाहिए कि मुमरा के जो हमारे भाई हैं, चाहे वो हिंदू भाई हों, चाहे वो मुसलमान भाई हों, वो कहीं ना कहीं अपने आपस के जो मेल मिलाप है, आपस की एक पहचान है, उससे परे हट करके एक सवाल करना सीखें। हम जब बाजार जाते हैं तो बाजार में टमाटर खरीदते हैं, 4 तरह के टमाटर मिलते हैं हमको। एक हरा टमाटर मिलता है, एक पीला मिलता है, एक लाल मिलता है और एक दबा कुचला हुआ टमाटर मिलता है। तो हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से ज़रूरत होती है, हम बार्गेन करते हैं जाकर के। वो टमाटर कितने दिन चलता है? सिर्फ 1 या 2 दिन, या बहुत से बहुत 3 दिन चलता है। तो 3 दिन चलने वाली चीज़ के लिए हम बार्गेन करते हैं, 10 दुकान ढूंढते हैं और जाकर के हम टमाटर को खरीदते हैं। तो क्या है, हमारा पॉलिटिशियन चुनने के लिए, चाहे वो नगर सेवक चुनना हो, आमदार चुनना हो या खासदार चुनना हो, क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसके बारे में सुने, उसके बारे में पूछें कि उसके पास विजन क्या है, उसका प्लान क्या है हमारे वार्ड के लिए, वो हमारे वार्ड के अंदर क्या करना चाहता है, किस तरीके से करना चाहता है, वो फंडिंग कैसे करके लेकर आएगा, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर क्या काम करेगा, वो हमारे मुमरा कौसा के अंदर जो यूथ है उसके लिए क्या काम करेगा, हमारे जो बुजुर्ग है उनके लिए क्या काम करेगा, हमारे एजुकेशन के ऊपर वो क्या काम करेगा, हमारे ऊपर हेल्थ के ऊपर वो क्या काम करेगा, हॉस्पिटल किस तरीके से चलाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि नजीब मुल्ला जैसा हमारे पास जो कैंडिडेट आया हुआ है, एक बेहतरीन समझा सुलझा हुआ और टेक्निकली परफेक्ट पर्सन हमारे पास आया हुआ है। मैं खुद 25 साल से महानगर पालिका हूँ, पॉलिटिक्स के अंदर मैं 1986 से हूँ। 1986 में यूथ कांग्रेस का मैं अध्यक्ष बना था। जब से मैं महानगर पालिका के अंदर आ जा रहा हूँ, और मैंने एक चीज़ देखी है कि जो मेरे पास जो सियासी शौर है, जो मेरे पास पॉलिटिकल मेच्योरिटी है, उससे 100 गुना ज़्यादा पॉलिटिकल मेच्योरिटी नजीब मुल्ला साहब रखते हैं। तो अगर वो एमएलए का इलेक्शन जीत करके आते हैं तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बड़ा वादा नहीं करता हूँ, मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि हर साल हम 2000 करोड़ रुपया, चाहे वो सेंट्रल से लाना हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से लाना हो, ला करके मुमरा कौशा के अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जिसका एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ कि हमारे आमदार साहब 15 साल से यहाँ पर आमदार हैं। 15 साल के वक्फे के अंदर एक हमारे पास हथियार है, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। उसके मातहत आप हमारी महानगर पालिका में या हमारी स्टेट गवर्नमेंट में सवाल कीजिए कि इस स्थानिक आमदार ने 15 साल में स्टेट गवर्नमेंट से कितना पैसा लाया। मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं 115 करोड़ रुपया लाया 15 साल के वक्फे के अंदर। हमारे सीएम साहब 30 मई 2022 को सीएम बने, आज उनको 2.25 साल हो गए, तकरीबन 2.5 साल के आसपास होने को आया है। इस 2.5 साल के वक्फे के अंदर उन्होंने हमारे मुमरा कौसा के लिए 125 करोड़ दिया, 125 करोड़ रुपया दिया, जिसे बहुत सारे मुमरा के अंदर डेवलपमेंट काम किए जा रहे हैं। उसके बाद में जब 6 महीने पहले हमने इरादा किया कि हमारे नजीब मुल्ला साहब को हम यहाँ से इलेक्शन लड़ाएंगे, तो हमने बहुत सारी प्लानिंग की, मुमरा में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ों को हमने नोट डाउन किया, पेन डाउन किया। पेन डाउन करने के बाद में हम हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे जो उप मुख्यमंत्री है अजित पवार साहब, जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ बैठ करके हमने कुछ प्लान किया कि भाई हमारे मुमरा कौसा में आगरी कोली का एक भवन बनाना चाहिए। बोले अब कितना चाहिए? 5 करोड़, उन्होंने दे दिया। उसके बाद में हमारा जो मित्तल का कब्रस्तान है उसके लिए 5 करोड़ रुपया दिया। हमारा जो अमृतनगर कब्रस्तान है उसके लिए 2 करोड़ रुपया दिया। लाइब्रेरी के लिए 5 करोड़ रुपया था। मूलभूत सुविधा जैसे नाले, गटर और UTWD के जो रोड होते हैं अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग के, उसके लिए उन्होंने तकरीबन मेरा सा अंदाजा है कि 181 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। तो ये उनकी काबिलियत है कि बिना MLA बने, एक वो नगर सेवक है ना, वो तो सिर्फ आप भी खुद कहते हो कि तो बहुत छोटा सा एक नगर सेवक है, 4 बार का 5 बार का, तो नगर सेवक होते हुए आपसे 3 गुना ज्यादा पैसा सिर्फ 6 महीने में लेकर आए और आप 15 साल के अंदर सिर्फ 115 करोड़ रुपए लेकर आए। तो ये उनकी काबिलियत है, जिसकी वजह से आज मुमरा कौशा में बहुत से अच्छे अच्छे काम होने की कगार के ऊपर, और हम उसको करके दिखाएंगे। और मैं आपको बोलता हूं कि अगर मुमरा कौशा के लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताया तो मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करता, हम ताजमहल बना देंगे, इसको सिंगापुर बना देंगे, शंघाई बना देंगे। मगर मुमरा जिस तरीके से पुराना था, एक सैनिक ब्यूटी है मुमरा। मुमरा एक बहुत ही खूबसूरत शहर था हमारा। हम उस खूबसूरत शहर की जो बर्बादी हुई है उसको दुरुस्त करके वो भी इस मुमरा को मुमरा बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एक अंसारी साहब, एक छोटा सा सवाल है कि अभी जो 2024 का जो ये आमदार का इलेक्शन है विधानसभा में, तो लोगों का रुझान आपने क्या देखा इस वक्त सर्वे के दौरान? देखो, ऐसा है कि जब किसी के पास कोई काम दिखाने को नहीं होता है तो वो एक काम करता है, और वो काम ये करता है कि वो हिंदू और मुस्लिम चलाता है। और हमारे आमदार साहब यही कर रहे हैं कि नहीं, सामने वाला तो बीजेपी का कैंडिडेट है, वो बीजेपी की तरफ से आया हुआ है, वो अमित शाह की तरफ से आया हुआ है, वो नरेंद्र मोदी की तरफ से आया हुआ है। हम बीजेपी से नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी से हैं। और आपको क्या गारंटी है कि इलेक्शन के बाद में फिर से कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं होगा? क्या कांग्रेस को छोड़ करके जो बाकी जो 2 पार्टियां हैं इस MVA के अंदर, मैं समझता हूं कि समाजवादी और कांग्रेस, जो 4-5 पार्टियां जो मिलकर के MVA की सरकार बनाई हैं या MVA का गठबंधन है इनका, उसमें सिर्फ एक
समाजवादी पार्टी है और दूसरी कांग्रेस पार्टी जो कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी। मगर क्या आपको भरोसा है कि शरद चंद्र पवार साहब बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे? क्या आपको भरोसा है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब यूबीटी जो है वो अमित शाह से हाथ नहीं मिलाएंगे? उनका सारी प्लानिंग हो चुकी है। तो इस मुगालदे में मत रहिए, इस भ्रम में मत रहिए, इस एजम्पशन में मत रहिए कि वो फलाना कम्युनल और फलाना सेकुलर है। ये सेकुलरिज्म का चोला पहन करके ही हमारे मुसलमान इलाकों के अंदर ऐसे नेता छोड़े जाते हैं जो कौम की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मगर काम कुछ भी नहीं, चिराग तले अंधेरा। तो ये सब चीज़ हमारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं क्योंकि मैं सिस्टम में हूँ, मैं आज महकमे के अंदर हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी कि जब वो इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही इलेक्शन लड़ा है अपना, जितेंद्र आवाड साहब ने अपना जिंदगी में सिर्फ एक ही इलेक्शन लड़ा है, वो है 2009 का इलेक्शन। जब हमारे राजन केनी साहब उनके सामने इलेक्शन लड़ रहे थे और 15,500 वोट से वो हार गए थे और ये 15,500 वोट से ये जीत गए थे। मगर उसके बाद के दोनों इलेक्शन जो है वो सिर्फ हमको भ्रम में डाल करके, एजम्पशन में डाल करके डम्मी इलेक्शन किया गया। शरद पवार साहब के, उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब के कैसे संबंध है आपको भी मालूम है। वो वहाँ से फ़ोन करते थे, भाई सामने डम्मी कैंडिडेट दे, और डम्मी कैंडिडेट दिया जाता था दोनों इलेक्शन में, चाहे 2014 का इलेक्शन हो चाहे 2019 का इलेक्शन हो। उसके बाद में अगर आपने काम किया है तो आपको डर किस बात का? आपको पैसा बांटने की जरूरत नहीं थी, आपने जाकर के कैंडिडेट को खरीदना चालू कर दिया। मालूम है आपको, 2019 में गुंजन सेठ को खरीद दिया गया, 2014 में किसी को खरीद दिया गया, और उसी 2019 के इलेक्शन में अल्लाह ने कहीं ना कहीं से हमारे पास एक ऐसा नुमाइंदा भेजा, सीधा साधा आदमी था बेचारा, कोई जानता नहीं था उनको मुमरा के अंदर, मगर वो आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़े और 30,520 वोट उन्होंने लिया। और उसी शख्स के घर के नीचे बाइक से जाकर के हुड़दंग मचाना, उनकी लाइट काट देना, उनके ऊपर टोरेंट की तरफ से MSCDCL की तरफ से केस करवा देना, उस टाइम टोरेंट नहीं थी। तो इस तरीके की ओछी और नीची हरकतें ये करने के ऊपर हमेशा तत्पर रहते हैं। आज आप देख रहे हैं मुमरा कौसा के अंदर जो है जिस तरीके से ये पैसा बांट रहे हैं, क्योंकि ये डर गए हैं, इनको मालूम है कि अभी मेरी जो टक्कर है वो असल मर्दों से है जी। और वो इस डर के अंदर वो इतने बौखलाए हुए हैं कि बहुत सारे गलत कदम वो उठा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मुमरा कौसा के लोगों की या तो दिमाग की बत्ती जल चुकी है या तो उनके अंदर सियासी शऊर पैदा हो चुका है। और पूरे मुमरा कौसा के जो लोग हैं बहुत हिकमत से, बहुत सोच समझ कर अपना वोट जो है वो 20 नवंबर को देने वाले हैं। और मैं ये वादा करता हूं आपसे कि मुमरा कलवा की सीट के ऊपर हम कम से कम 30 से 40 हज़ार वोट से इंशाल्लाह जीत करके आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारी ठाणे दर्शक टीम के साथ बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में राजू अंसारी साहब, जिन्होंने कुछ गतिविधियां और जो विधानसभा के लिए आमदार के पद को लेकर 2024 विधानसभा को लेकर जो इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ संदेशा दिया है। और उन्होंने कहा कि अब तक के जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ था इनके सामने वो डम्मी था, अब कोई कैंडिडेट आया है वो दमदार है। तो दर्शकों, इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे देशक मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।